नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। जेसीईआरटी की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न था। कुल्हाड़ी से पैर काटना, अपना नुकसान स्वयं करना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो अपना नुकसान स्वयं ही करना होगा। देखिए, प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं। आपका भी, चाहे आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न यहीं से छपेगा, बाहर से जाना नहीं है। आप लोग देखिए, सिलेबस को देख के होपलेस नहीं होंगे। सिलेबस सब यही आने जा रहा है, सिर्फ आपका समय जा रहा है, फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है, सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, फिर आपके पास समय बचेगा नहीं। इसलिए जो चल रहा है उसको तैयारी करते चलिए। कम से कम जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें आप दंगल मारने का कोशिश कीजिए। जैसे कॉमन सब्जेक्ट में आपका हिंदी जो आना है, इंग्लिश जो आना है, सीडीपी जो आना है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं, इसको तो लेके ही चलिएगा। ठीक है, लिखित का विलोम शब्द क्या है? पुरोखित, अलिखित, मौखिक या पुरातन? तो लिखित का क्या होता है? मौखिक होता है। लिखित का मौखिक होता है। ठीक है, प्रश्न कहाँ आया? सीजी टेट में आया। कहाँ आया? सीजी टेट में आया हुआ है। अगला है, गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है। गुलाब जामुन बहुत ही मीठा है, ये रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक। तो यहाँ देखिए, जो रेखांकित किया गया है वो मीठा है। क्या है? मीठा। ठीक है, अगर गुलाब जामुन रहता तो क्या जाता? गुलाब जामुन जाता तो व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन यहाँ पर मीठा है। तो वैसी चीज़ें जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसको हम खाते भी हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी जो संज्ञा जो किसी को हम व्यक्त नहीं कर सकें, सिर्फ अपने अनुभव करते हैं, वैसी संज्ञा को हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के लेकर चलते हैं। और दूसरे शब्दों में कहिएगा तो वैसी संज्ञा जिसमें स्वाद से संबंध हो, जिसमें स्वाद दिया गया हो, तो स्वाद से संबंधित संज्ञा को भी हम लोग भाववाचक संज्ञा में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मीठा। मीठा कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मन ही मन प्रश्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना। ठीक है, लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लाल पीला मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। क्या हो जाएगा आपका? क्रोध करना। अस्ताचल का विलोम शब्द है। अस्ताचल का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तरायण, दक्षिणायन, दक्षिण या उदयाचल। ठीक है, तो अस्ताचल मतलब डूबना, तो उदयाचल मतलब उगना। ठीक है, तो अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होगा। और यह प्रश्न हरियाणा टेट का है। ये किसका है? हरियाणा टेट का ये प्रश्न है। अस्ताचल का विलोम शब्द उदयाचल होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। दुमका में हिजला मेला लगा हुआ है। चलिए, एक जीके भी हो गया। हिजला मेला कहाँ लगता है? दुमका में। हिजला मेला दुमका में, ये भी जीके के अंतर्गत ही प्रश्न है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन है बताइए? रेखांकित शब्द इसमें कौन है? हिजला मेला है ना, हिजला मेला रेखांकित है। तो हिजला मेला, मेला
ठीक है। तो मेला, इसमें क्या हो रहा है, मेला कैसे होता है बताइए मेला? तो यहाँ पर समूह होता है। मेला में क्या होता है, लोगों का समूह होता है तभी मेला लगता है, ठीक है। एक आदमी से मेला नहीं लगता है। तो मेला मतलब जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह हो, उस संज्ञा को क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको? चलिए याद आ रहा है, आप सभी को याद आ रहा है, सभी को सही है। समूहवाचक क्या है? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो हिजला मेला जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ मेंशन रहता है, बस जुड़ने की आवश्यकता है आपका। तो इतना सिलेबस देखिए इजी बन जाएगा ना कि आप देखते देखते टिक करके और पास होकर के यहाँ से आइएगा। सब सब्जेक्ट, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा को हमने अभी छोड़ दिया है, बाकी सब सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर इसी तरह से कवर अप करवा रहे, चाहे वो CDP का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे SST का हो, चाहे GS का हो। एकदम हंसते हंसते आपको याद हो रहा है। बस अभी के अभी वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द केवल जुड़ जाइए और ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट हो जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तो जल्दी जुड़िएगा आप सभी को देखने के बाद। तो ये आपका जो है टस से मस न होना, टस से मस न होना मुहावरा का क्या अर्थ है? कठोर होना, अपनी बातों से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना, ठीक है। टस से मस न होना यानी अपनी बातों से नहीं हटना, अपनी बातों से नहीं हटना, ये मुहावरा का सही अर्थ हो गया, ठीक है। टस से मस होना का ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर पंजाब टेट का पूछा गया प्रश्न है। एक बार पंजाब टेट में ये आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। औपचारिक, अनौपचारिक, अप्राकृतिक या प्राकृतिक, ठीक है। तो देखिए कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या होता है पता है आप सभी को ना? चलिए सबको पता होगा। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा, मानव निर्मित संसाधन को, मानव निर्मित, मानव के द्वारा जो भी चीज़ तैयार किया गया वो कृत्रिम है, वो कृत्रिम है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न हम आपको बता देते हैं। खाद क्या है? ये खाद। और क्या है ये? उर्वरक। क्या है ये? उर्वरक। उर्वरक क्या है? ये मैडमैन, कृत्रिम चीज़ है, कृत्रिम चीज़ है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, DAP लेते हैं ना, यूरिया लेते हैं, ये मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो ये उर्वरक है जिसमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए यही प्रश्न आपका जेटेट में आया था कि NPK का क्या अर्थ है। तो N का मतलब क्या? नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का, ये केमिस्ट्री में संकेत होता है ना। तो यही चीज़ हमको देखिए मैडमैन यानी कृत्रिम चीज़। ये जो DAP यूरिया है क्या चीज़ है? कृत्रिम है। लेकिन खाद, खाद जो कहेंगे तो वो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है, सड़ गल करके होता है। देखिए क्या होता है उसमें आदमी नहीं बनाता है, सिर्फ क्या किए तो पेड़ पौधे के सड़े गले पत्तियां ये सब आपस में क्या होती है अपने आप स्वतः गर्मी से सूखता है, पानी में सड़ता गलता है और जो तैयार होता है ना उसी को हम लोग खाद कहते हैं। मैडमैन नहीं, ये खाद है, मतलब कि अपने निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। इसको पढ़कर अधोलोखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं पहले। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भले क्या करे, ठीक है। अगला टॉपिक यहाँ पर, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा, ठीक है। यही पैसेज है, यही आपका गद्यांश है, ठीक है। इसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो आप देखिए जो भी आपको गद्यांश दिए जाते हैं उसको थोड़ा स्लोली होकर के एक ही बार में अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे जवाब देना पड़े तो आप दे सकेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है, बच्चों को
संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? समाज का, शिक्षक का, शासन का, माता पिता का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसके अनुसार देखिए एक जगह आपको माता पिता का उल्लेख किया गया है, यानी इसमें देखिएगा यहाँ पर आप, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। समझ गए? जिस घर में माँ और बाप के बीच मारपीट होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो उसके बच्चों को पालन में ही अपराधी, मानस विष का मतलब अपराधी, मानसिक जो है जहर देना, किसी के प्रति गलत चीज़ बता देना, अश्लीलता के प्रति बता देना, ये सब क्या हो गया? बच्चा ये सब के बाद क्या बनेगा बताइए? अपराधी बनेगा ना, अपराधी ही बनेगा। वह अपराध किसी भी प्रकार का कर सकता है समाज में। ठीक है, तो इससे क्या निकला? इससे निकला कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में माँ बाप का ही हाथ होता है और असंस्कारवान बनाने में भी माँ बाप का हाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के आधार पर माँ बाप ही आपको देना होगा इसका आंसर। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो आंसर हो जाएगा माता पिता, क्योंकि आपने पैसेज में देखा यहाँ पर कि जिनके घरों में माता पिता के बीच क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होती है, गाली गलौज होती है, तो उसके बच्चे को क्या हो जाता है? मानस विष, यानी उसके बच्चे को मानस विष मिल जाता है। इसका मतलब घर में ही जहर देना होता है, इसको घर में ही जहर देना होता है, गलत चीज़ को फैलाना होता है, और बच्चा उसके बाद जा कर के क्या बनता है? अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों को संस्कारवान और यह गुणवान, चरित्रवान बनाने में किसकी भूमिका होती है? माता पिता की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आप गद्यांश के आधार पर ही इसको जवाब दीजिएगा, अपने मन से नहीं तो लगेगा समाजों सही है, राज्यों सही है, अध्यापकों सही है, बालकों सही है। ठीक है, सब लगेगा, लेकिन गद्यांश को देखना है कि उसमें किसका कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आइए देखते हैं गद्यांश को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है, समझने की आवश्यकता है। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। देखिए समाज क्या है? समाज जब सहायता करेगा तब उसको सफलता मिल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में जो है आपको समाज के कर्तव्य को मुख्य माना गया है। अगर समाज चाहेगा तो उसका विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? मानस विष देने का गद्यांश में क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? जहर पिला देना, मार देना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। ठीक है, देखिए अधिकतर यहाँ पर माता पिताएं जो होते हैं वो जिनके माता पिता में लड़ाई झगड़ा होते रहती है, जिनके माता पिता में गाली गलौज होते रहते हैं, तो उनके बच्चों में मानस विष फैलता है। मानस विष मतलब मानसिक जहर। क्या होता है? मानसिक जहर। ये मानसिक जहर का क्या मतलब होता है? तो बच्चा जो है समाज में अपराधी का रोल करता है। किसका? अपराधी का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वह अपराध किसी के प्रति भी कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो मानस विष का मतलब क्या होता है? मन में माता पिता को जहर फैलाना। घर में माता पिता क्या करते हैं? तो बच्चों को अश्लील चीज़ें दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके दिखलाते हैं, तो वो भी बच्चा आगे चल के अपने साथ लड़ाई झगड़ा करेगा और वह क्या होगा? एक अपराध है। वह क्या है? एक अपराध है, इसलिए अपराधी बना देता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, अपराधी बना देना। अगला प्रश्न है, अकेला खाली जगह है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, क्या भराएगा? समाज, अध्यापक, माता पिता, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें तो अभी हमको लग रहा है कि इसमें समाज भी आंसर होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, माता पिता भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए होगा कौन? तो होगा वही, उसी को सही माना जाएगा
जो यहाँ पर गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा, गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का इस पंक्ति कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसको, तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह का आता ही है पैसेज, आपको कहने से भी नहीं होगा, इसी तरह का आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर था अकेला, फिर डॉट डॉट था, तो यहाँ पर क्या भराएगा, देखिए अध्यापक भराएगा। क्या भराएगा, अध्यापक। यही प्रश्न था ना। तो इस तरह से आप जब भी हो पैसेज को जरूर देखिए। देखिए अब तो आपको क्या है, कंप्यूटर एग्ज़ाम नहीं है, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम नहीं है ना, तो इसी तरह स्क्रॉल करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आराम से बना सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो देखिए अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, कौन, तो अकेला अभी लिखा हुआ था अध्यापक। पैसेज में जो एक पंक्ति थी उसमें लिखा हुआ था, अकेला अध्यापक जो है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है। बच्चों को सफलता कब मिल सकती है। माता पिता सहायता करे, अध्यापक सहायता करे, समाज सहायता करे, कोई नहीं। आंसर ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है। ठीक है ना, लेकिन हमको अब चलना है गद्यांश की ओर। किसका, गद्यांश की ओर चलना है, पैसेज की ओर चलना है और देखना है कि कौन लिखा हुआ है कि बच्चों को सफलता कब मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर गद्यांश की ओर जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको सफलता, उसको माने किसको, बच्चा का यहाँ बात हो रहा है, उसको माने बच्चा का बात हो रहा है, बालक का बात हो रहा है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। एकदम देखिए तोड़ तोड़ के आपको निकालना ही पड़ेगा। अब पैसेज में 6 नंबर जो नहीं लाइएगा उनका रिजल्ट देखिए अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए पैसेज को एकदम पकड़िए, जितना पकड़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पकड़ लेना है। ये कहाँ का प्रश्न है पता है आपको, तो ये प्रश्न हमने आपके लिए लाया है बिहार टेट का। किसके लिए लाया है, बिहार टेट का प्रश्न हमने लाया है, ये जो है गद्यांश को लेकर के। ठीक है, तो गद्यांश को देख ही लेना है। और यहाँ पर जो है आपको गद्यांश और काव्यबोध ये दोनों पर रहेंगे। तो अभी हम लोग गद्यांश को देखते हैं, फिर काव्यबोध भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। समाज क्या हो गया, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है, जब समाज उसकी सहायता करे। जब कौन सहायता करे, समाज उसकी सहायता करे। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विषमता का विलोम शब्द है। यहाँ पर पैसेज में एक शब्द आया हुआ था, विषमता आया हुआ था ना, विषमता का विलोम शब्द है। विषमता मतलब भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव। ठीक है, इसका विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा, गरीब गलत है, अमीर गलत है, समता, समता मतलब क्या होता है, समानता। क्या होता है, समानता मतलब भेदभाव नहीं करना। जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ समानता होता है या समता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसेज के अनुसार विषमता का जो विलोम शब्द है वो समता होगा। क्या होगा, समता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऊंच नीच में कौन सा समास है। ऊंच नीच में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कोई नहीं। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत हमने अभी जो 25 जुलाई से ही क्लासेज प्रारंभ थे उसमें हमने सारा ग्रामर आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है, बस यही अनसीन पैसेज ही बचा हुआ था गद्यांश, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अब आपको यहाँ पर हिंदी का हम देखिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में जो भी भाग लेना चाहते होंगे वो ज़रूर जो है यस कीजिएगा अपना। ठीक है, यस कीजिएगा किसमें, तो अपना अपना जो व्हाट्सअप नंबर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यस जरूर कर दीजिएगा कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका बहुत जल्द जैसे सिलेबस का डिसीजन होता है हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे जिसमें टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है,
देखिए कल एक कमेंट आया हुआ था कि सर टेस्ट सीरीज है उसका आंसर नहीं दे। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपका जो पीडीएफ बनता है उसमें नीचे जो है, जिसमें अगर बीच में प्रश्न नहीं है आंसर के बीच में, तो उसका सबसे नीचे आंसर होता है। आप आंसर देखने का प्रयास मत कीजिए, आप जब बना लीजिए तभी कीजिए, क्योंकि यह पीडीएफ देखिए सब दिन के लिए होता है। अगर हम इसमें आंसर अलग अलग दें तो एक दिन आप ही को ढूंढने में समस्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए सभी में नीचे आंसर रहेगा। आप सभी आंसर नहीं देखेंगे। अगर लगता है आपको कि हमको जवाब देना है तो आप आंसर नहीं देखेंगे, पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो सभी का हिंदी कंप्लीट है। हिंदी जो आपका है वो चाहे क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपका चल रहा हो, चाहे वह आपका जो है आप यहाँ पर 15 नंबर का जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत लैंग्वेज 1 में चल रहा हो, सभी के लिए ये कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा वाले का जिनका हिंदी है तो उनको भी यहाँ पर पैसेज आएगा ही आएगा, 2 गो व्याकरण आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी तक किसी भी राज्य में जो आपका नॉर्म्स है उसमें जो है यहाँ पर कहानी और कविता को नहीं जोड़ा गया है, जो आपका टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपके राज्य में जोड़ा भी जाता है तो अभी उसका देखिए कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, इसलिए आप फुली ग्रामर सेक्शन को अभी कंप्लीट करेंगे। अगर देता भी है तो हार्डली कितने नंबर का किताब से प्रश्न होगा, वो आपका 8 से 10 नंबर का ही होगा। ठीक है, 8 से 10 में आप किसी भी तरह अगर ट्राई कीजिएगा तो इसमें भी आपका 2 से 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो ग्रामर सेक्शन चल रहा है आप उसके प्रैक्टिस सेट में अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, और सब कोई जुड़ जाइएगा एक बार ज़रूर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से तैयारी करते रहना है, सिलेबस की चिंता नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। और जेटेट में तो आपको परचम लहराएंगे ही हम, 100% आपको जेटेट हम निकलवाएंगे, इसमें कोई शक मत रखिएगा, चाहे जिस तरह का सिलेबस आपका करे यहाँ पर, है ना। देखिए किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, कौन ऐसा है जो कर्तव्य पालन करने के लिए इस कर्तव्य पालन करने के लिए क्या है बाध्य है, वो कौन सा है। अब बताइए, शिक्षक, समाज, विश्व या कोई नहीं। तो देखिए अगर आप इसके अनुसार देखिएगा तो शिक्षक को भी अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है, समाज को भी, विश्व को भी। लेकिन यहाँ पर पैसेज के आधार देख के आइए ना कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ रहा है, पैसेज को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैसेज को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अध्यापक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष माँ पिता दे देते हैं, लेकिन फिर भी अध्यापक ही ऐसा शख्स है, शिक्षक ही ऐसा शख्स है जो परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है। परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। तो अभी आपसे पूछा गया था कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, तो इस पैसेज में देखिए, इस गद्यांश में देखिए कि अध्यापक, स्पष्ट लिखा हुआ, अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तो वो अध्यापक है जो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देकर के अपने कर्तव्य का पालन करता ही है। ठीक है, तो वो कौन सा है, अध्यापक है। इसमें राइट आंसर देखिए कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है देखिए यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर है। वो कौन है, अध्यापक है। कौन है, अध्यापक है, जिस शिक्षक है जिसको अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। शिक्षक अध्यापक के सेंस में ही आया है, इसलिए शिक्षक इसका राइट आंसर जाएगा। तो आप प्रश्न है, राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा। राम किसका कुल्हाड़ी खरीदा है, राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है। ठीक है, राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा, रेखांकित शब्द कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। तो रेखांकित शब्द हम लोगों के पास है लोहा। रेखांकित शब्द क्या है, लोहा। ये लोहा कौन सी संज्ञा होगी आपको बताना है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा संज्ञा में आएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यदि संज्ञा में आपको किसी भी तरह का डाउट है, यदि संज्ञा में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मेरा नोट्स और पीडीएफ इसका टोटल पढ़ा दिया गया, टोटल पढ़ा दिया गया संज्ञा,
उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया गया है। अब आपका यहाँ पर हम लोग क्या चल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी का चल रहा है, ठीक है। मतलब हिंदी सिलेबस जो ओल्ड आधार पर है वो पूरी यहाँ से समाप्त हो गई है, और 1 to 5 के लिए तो न्यू आधार पर भी रहेगा, तो वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन 6 to 8 का सिलेबस अलग है, वो सिलेबस भी आपका इसी पैटर्न पर हो जाएगा, पूरी आशा है, ठीक है। आप देखते रहिए। तो ये सारा चीज़ आपको पता था। अगर हिंदी में आपको 15 में 15 लाना है, क्षेत्रीय भाषा हिंदी में 30 में लाना है आपको। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन केवल देख लीजिएगा, तो 30 में आपको जो है यहाँ पर 18 नंबर इससे आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो चलिए टेस्ट में भाग लगाइए। लोहा कौन सा संज्ञा है, इसका मतलब ये लोहा अंडरलाइन है, लोहा कौन सा संज्ञा है बताइए। तो देखिए आपको बता देते हैं, मेटल वाली चीज़, मेटल क्या है, मेटल यानी धातु, मेटल यानी धातु, या लिक्विड वाली चीज़, लिक्विड माने द्रव, ठीक है, या मटेरियल वाली चीज़, या द्रव्य मतलब ये सोना चांदी द्रव्य, ठीक है, द्रव्य धातु, ये सभी रहेगा, ये सभी का नाम दे दे धातु में। जैसे मेटल में सोना चांदी कॉपर तांबा, धातु का नाम दे दे तो आपको सीधे मेटल है ना। देखिए कैसे याद करते हैं, मेटल है तो मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है आपको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है मटेरियल नाउन का मतलब, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी अब आप कभी भी बना लेंगे, आपको लोहा दे दे, क्या दे दे, लोहा दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, तो ये सब मेटल है। क्या है, मेटल है। मेटल मतलब मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का हिंदी क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो किस में जाएगा आपको बताइए, आंसर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। हिंदी का पूरा तोड़ मैंने निकाल दिया है, पूरा जोड़ आपको मैंने दे दिया है। आप सभी जो नहीं जुड़ पाए हैं अभी के अभी अवश्य जुड़िए, बहुत ही कम फी आपके लिए रखी गई है। आप एक सब्जेक्ट का कीमत पर ही सिर्फ आप 4 सब्जेक्ट हमारे साथ 5 सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब देखिए इसकी राशि बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, और जो भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं एक कैंपिंग अभियान चलाइए, और कम से कम एक शिक्षकों को जोड़िए, कम से कम एक शिक्षक को साथ में लाइए, ठीक है। कम से कम एक शिक्षक को साथ में लाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑफ़र हम दे रहे हैं, ठीक है। आपको हम ऑफ़र दे रहे हैं, क्या ऑफ़र है, जो भी शिक्षक एक शिक्षक को ला रहे हैं उनका जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, उनका राशि यहाँ पर 100 रुपये नहीं लगेंगे। प्रैक्टिस सेट में 100 रुपया मैं कम कर दूंगा। आपको एक शिक्षक के लाने पर आपका प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर आपको भी करवाएंगे, उसमें 100 रुपये की राशि आपकी कम कर दी जाएगी। तो आप सभी शिक्षक आज के बाद से जो भी लाते हैं हमको ज़रूर बताइएगा कि आए हैं, और ये 100 रुपये आप नहीं देखेंगे बल्कि आप यह देखेंगे कि उनकी भी लाइफ बन जाएगी। लेकिन हमारे तरफ से आपको गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप वैसे शिक्षक को ला रहे हैं जिनका लाइफ बनेगा, तो आप लाइफ बनाने के हिसाब से आपको मैं ये यहाँ पर ऑफ़र पेड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो हो गया ना क्लियर। आपको प्रैक्टिस सेट में क्या करना है, जो भी शिक्षक ला रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेट में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तीर मारना मुहावरा का अर्थ है, तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, युद्ध कला में अच्छा होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना, ठीक है। तो तीर मारना कहते हैं ना, अरे हम तीर मार दिए जी, तीर मार के आ गया, मतलब क्या करना, यानी उसको लगता था कि हम जो है यहाँ पर शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप किसी को देख रहे होंगे, आपको देखने से वो आदमी ऐसा लग रहा होगा कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपकी सोच में यह भरा हुआ था कि यह तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वह उसी काम को कर दिया जिसको आपने नहीं कहा था। तो इसी को तो कहते हैं तीर मारना, आप अपने मुँह से कह रही हो तो तीर मार दिया यार, मतलब बहुत बड़ा काम कर गया, जो सोचा नहीं था वो बहुत बड़ा काम करना, यही राइट आंसर है, ठीक है, यही राइट आंसर है। ये आपका बिहार टेट का प्रश्न है, ये आपका किसका प्रश्न है, बिहार टेट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। खेद का विलोम शब्द है गुण, अप्रश्न, मरना या प्रसन्नता, ठीक है।
विलोम शब्द क्या होगा? खेद। खेद मतलब क्या होता है? दुख। खेद का मतलब खेद व्यक्त करना। अगर कोई किसी को कुछ में एक बुरी घटना हो जाती है तो हम लोग उसके प्रति क्या करते हैं? खेद प्रकट करते हैं। खेद। खेद मतलब यहाँ पर समझिए कि दुख प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, तो दुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसन्नता होगा, खुशी होगा ना। तो प्रसन्न तो किस में दिया है? देखिए डी में दिया है। प्रसन्नता किस में दिया है? डी में। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक, कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द को हम देखेंगे कौन सा हमको किया गया है। तो दूध देखिए रेखांकित किया गया है। दूध क्या रेखांकित किया गया है? दूध। दूध क्या चीज़ है? लिक्विड है। क्या चीज़ है? लिक्विड है। और क्या चीज़ है? द्रव है। तो द्रव है तो द्रव्यवाचक डालिए। द्रव है तो इसको द्रव्यवाचक डालिए। ठीक है, क्या डालिएगा? द्रव्यवाचक। क्लियर हो गया। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं। यह यूपी टेट का प्रश्न है। यह यूपी टेट का आपका प्रश्न है। क्लियर हो गए होंगे ना आप सभी। चलिए देखिए, आप सभी भी लाइव चैट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी इसी तरह से देखिए हिस्सा बनिए लाइव चैट का और सभी कोई करते रहिए। ठीक है, और जितना सही होता है लास्ट में कमेंट आप लोग अवश्य कीजिएगा। और देखिए आप लोग जो भी हैं, जाते जाते जैसे ही जाते हैं आपको बता देते हैं, जाते जाते आप लोग जो है क्या कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्या होगा इससे? तो इससे अन्य शिक्षकों के पास यूट्यूब बहुत जल्द पहुंचाता है, इसलिए सभी का यहाँ पर जुड़ाव हो सके। और देखिए आपको बहुत से चैनल आ गए हैं, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए। पहला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैक का पढ़िए किताब, जैक का किताब पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ पा रहे ना, जो अन्य जगह जा रहे हैं और क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत अच्छा लोग दे रहा है, आपको बता देते हैं वही क्वेश्चन एक दिन आपके लिए अभिशाप बनेगा। कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बता देता हूँ, प्रश्न जो है अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड प्रश्न है इस वर्ल्ड में। आपको पढ़ना क्या है, आपको जाना कहाँ है, डिसाइड कीजिए। नहीं तो आप दिल्ली पहुँच रहे हैं और आपको जाना है यहाँ पर कहाँ, खुट्टी जाना है या देवघर जाना है या रामगढ़ जाना है या पलामू जाना है या हजारीबाग जाना है, आप डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए, अभी भी समय बहुत बचा हुआ है, कम नहीं है। तो जैक की किताब, जैक का नोट्स पढ़ने के लिए जुड़िए, आज ही जुड़िए। आप लोगों के लिए ऑफर अब समाप्त होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ बहुत कम समय बच गया है, तो आप जल्द जुड़ जाइए। और यहाँ से JCERT जैक का किताब पूरा 6 to 10 या 6 to 11 तक को हम यहाँ पर कवर अप करवा दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिए यहाँ पर नोट्स जो बना हुआ है, जिस शब्द से द्रव का पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, राइट आंसर सी हो गया। क्लियर। चलिए देखिए, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा कौन है? बुरी तरह हारना के लिए इसमें सही मुहावरा कौन है? यानी आपसे पूछा जा रहा है इसमें से 4 गो मुहावरा में से किसका अर्थ होगा बुरी तरह से हारना, किसका अर्थ होगा? ठीक है, मुंह खून से भर जाना, मुंह ताकते रहना, मुंह की खाना या मुंह उतरना, क्या होगा? ठीक है, तो बुरी तरह से हारने के लिए एक मुहावरा होता है, मुंह की खाना। क्या होना? मुंह की खाना, यानी बुरी तरह हार जाना। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ है? तो ये प्रश्न CG टेट का प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ टेट का प्रश्न है। ठीक है, तो ये मुहावरा आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, मुहावरा भी पढ़ा दिया गया, पूरा जितने राज्यों में है सबका मुहावरा का वीडियो भी दे दिया गया, PDF भी दे दिया गया। अब हिंदी का यहाँ पर लाइव टेस्ट आपका चल रहा है, तो आप टेस्ट में सुबह जो है आप ज़रूर भाग लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तम का विलोम शब्द है, तम का विलोम शब्द है। ठीक है, तम का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए तम का विलोम शब्द क्या है? अंधकार, रात्रि, निशाचर या ज्योति। तम का विलोम शब्द क्या है आप क्लियर कीजिएगा। देखिए आपको बता देते हैं, तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। याद रखिएगा, कुछ कुछ का वर्ड का अर्थ जानिएगा तभी कर पाइएगा। तम का मतलब होता है अंधकार। ठीक है,
अब इस अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधकार का विलोम शब्द तो अंधकार होगा ही नहीं, ये क्लियर हो गया। रात्रि भी नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। निशाचर माने रात होता है, ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास डी, ज्योति। क्या बचा? ज्योति। तो ज्योति बचा। तो ज्योति का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? आपको पता है ना ज्योति का मतलब? तो ज्योति का मतलब भी होता है प्रकाश फैलाना। ठीक है, तो यहाँ पर तम का मतलब अंधकार था। क्या था? अंधकार था। अब अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रकाश हो जाएगा ना, यानी तम का ज्योति होगा। क्लियर हो गया। देखिए प्रश्न कहाँ पूछा है? प्रश्न कहाँ पूछा? उत्तराखंड टेट और हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न। हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? याद रखिएगा। देखिए कारक चैप्टर को हमने इस कदर पढ़ाया है कि आज के बाद लाइफ में कारक आज भुलाइएगा ही नहीं। कारक आप भुलाइएगा ही नहीं। और उसका एक और बेनिफिट होगा कि कारक से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हमने बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कारक में बहुत सा इम्पोर्टेंट है, और उसी को हम प्रैक्टिस सेट में लेकर के आ रहे हैं। तो हिंदी जो नहीं भी देख पाए हैं, अगर प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से हिंदी और भी क्लियर अच्छे तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न यूटेट, याद रखिएगा, यूटेट, एच टेट, बी टेट, सी जी टेट, प्रश्न सेम, लेकिन यहाँ चेंज है। किसी में कहा लड़का पेड़ से गिरा, किसी ने कहा पत्ता पेड़ से गिरा, किसी ने कहा जो आपका बाइक से आदमी गिरा। तो ये चेंज होता है, लेकिन ये से वाला गिरा वाला जो है ना बहुत आता है। ठीक है, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, इस प्रश्न को छप रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर लड़का पेड़ से गिरा, क्लियर हो गया। देखिए लड़का पेड़ से गिरा, ये पेड़ है ना, ये पेड़ है, क्लियर है। इस पे क्या था? बच्चा अभी ये यहाँ पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, ये अचानक क्या हुआ? पेड़ से गिर गया मतलब समझो कि इस कदर ये यहाँ पर आ गया। ठीक हुआ। ये क्या हुआ? तो बच्चा जो है पेड़ से अलग हुआ, अलग हो गया। अभी पेड़ को पकड़ा हुआ था, अब ये पेड़ से अलग हो गया। क्लियर हो रहा है ना? गिर गया मतलब पेड़ से अलग हो गया। तो जिस वाक्य में कारक के जिस वाक्य में से का अर्थ, से यहाँ कारक चिन्ह है। ठीक है, से कारक चिन्ह है, याद रखिएगा। तो जिसमें अलग होने का संकेत आएगा, जिसमें अलग होने का संकेत आएगा उससे, वहाँ पर से का अर्थ जो है आपको अपादान के सेंस में देना है। किसका देना है? अपादान कारक। ठीक है, याद रखिएगा, अपादान कारक। कब? जब वह अलग होगा तब। देखिए एक और प्रश्न देते हैं, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा। ठीक है, पेड़ है, क्या है? ये पेड़ है, इसमें क्या लगा हुआ है? पत्ता लगा हुआ है। एक पत्ता यहाँ से गिर गया, तो ये क्या हुआ है? पेड़ से यह पत्ता अलग हो गया, तो जिस चीज़ में किसी चीज़ से कोई अलग हो जाए, कोई चीज़ गिर जाए, उससे हट जाए, जैसा आपको महसूस हो, वहाँ पर जो से का अर्थ आया होगा वो अपादान कारक में आप लोग डालिएगा। राइट आंसर इसका अपादान जाएगा। किसी को भी शक हो तो कॉल कीजिए, और नहीं शक है तो लाइक बटन दबा दीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि उनका हिंदी में 15 में 15 और 30 में 20-25 सिर्फ ग्रामर को पकड़वा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अपादान कारक है। अगर यहीं पर से का मतलब किसी से साधन के लिए होता, कि साधन से काम कर रहे हैं, साधन के लिए से आता। जैसे पत्र पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पर भी से आया। अब बोलिए क्या होगा? यहाँ से का मतलब टूटना था, अलग होना था, बिलगाव होना था किसी से, लेकिन यहाँ से पत्र पेन से लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर से जो है किसी साधन से काम हो रहा है। यानी पत्र लिखने के लिए साधन पेन है, तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जा रहा हो और वहाँ पर से आया हो तो उसको आप करण कारक में डालिएगा, यही कन्फ्यूजन देखिए लाइफ टाइम होता है। ठीक है, लेकिन आपको हम यहाँ पर सब कन्फ्यूजन हटाते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, से वाला दोनों आता है। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, जो यहाँ से हमारे साथ जुड़ के परचेज कर रहे हैं
संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, मतलब एक से दूसरा अलग होगा वो अपादान कारक होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अगला, भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है कौन सी भाषा कहलाती है? भाषा का वह रूप जिसमें बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। राइट आंसर तो इसका मातृभाषा होगा। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा जो है, सबसे पहले अपने घरों में जो भाषा सीखता है वह उसकी होती है मातृभाषा। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा होती है, वह सबसे पहले उसी भाषा को सीखता है। ठीक है, देखिए प्रश्न यह मैंने बहुत बार आया हुआ, यह प्रश्न आपको बता देते हैं। यूटेट में भी आया है, उड़ीसा टेट में भी आया है, बंगाल टेट में भी आया है, हरियाणा टेट में भी आया है। तो ये प्रश्न आया है बार बार, इसलिए हमने आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में शामिल कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? देखिए याद रखिए, आप जो अभी तक कोई वीडियो ऐसा हो जो आपको मेरा वीडियो नहीं मिला हो हिंदी का, तो हिंदी का पूरा वीडियो डिटेल्स किया हुआ है। लेकिन नहीं भी मिला है तो आप इस लाइव टेस्ट में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको हिंदी पूरा कवर अप हो जाएगा, पूरा कवर अप इसी लाइव टेस्ट से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए। और आज से कैंपिंग अभियान चला करके आप यहाँ पर एक शिक्षक को अपने साथ अवश्य लाइए कि जिनसे उनका भी यहाँ पर लाइव बन सके। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग पता होगा आपको, उसको संधि कहते हैं। डी हो गया, जैसे दो वर्ण, एक है सम, एक सम है और एक दूसरा वर्ण है सार। क्या है? सार। तो ये सम और सार मिलकर के एक वर्ड बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं संसार। क्या कहते हैं? संसार। क्या कहते हैं? संसार। तो ये दो वर्ण थे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, तोता डाली पर बैठा, तोता डाली पर बैठा है, इसमें कारक चिन्ह कौन, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण, कर्ता कारक। देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप कारक का पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, कारक जो है पढ़ा दिया गया है, देख लीजिएगा। तो कारक का चिन्ह तो आपको याद रखना होगा, कारक का चिन्ह याद रखिएगा तब तो बताइएगा ना। कर्ता का क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। करण का क्या होता है? से। अपादान से होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये याद यदि रहेगा तो आपका नाम ले लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है हिंदी का। अब इसको यहाँ पर हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे तो इसमें भी आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था? तोता डाली पर बैठा है, पर ये किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। तो यहाँ पर लगा हुआ है और ये चिन्ह होता है अधिकरण कारक का। तो देखिए कारक का चिन्ह तो आप सभी को याद रख लीजिएगा, सब पढ़ा दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आपका कारक से रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ देखिएगा, विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर होता है, वह अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण कारक का में और पर होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? याद रखिएगा, लिपि से एक प्रश्न बहुत बार आपके हिंदी के एग्जाम में पूछे गए हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी या सभी। तो देखिए हिंदी भाषा की लिपि भी जो है देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? 101 बारी प्रश्न पूछा है, छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत बार आया है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक को स्वर संधि, दूसरे को व्यंजन संधि और तीसरे को विसर्ग संधि। ठीक है, यही होता है। क्लियर?
देखिए, इसमें से बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो खोरठा के शिक्षक हैं। देखिए, खोरठा जो है जस्ट हिंदी के जैसा ही है, कोई विशेष अर्थ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा आप लिए हैं, ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन तो आपका ज़रूर है, व्याकरण सेक्शन तो आपका ज़रूर है, या नागपुरी के टीचर हैं, या कुड़ुक के टीचर हैं, या मुंडारी के टीचर हैं, या हो के टीचर, या अंगिका के हैं, ठीक है। तो आपका व्याकरण तो यही है ना, तो आपको व्याकरण तो हमने यहाँ पर 18 नंबर इसी सेक्शन के अंतर्गत पकड़वा दिया। सिर्फ आपको तो ज़रूरी है यहाँ पर भाषा समझने की। उसमें भी पूछेगा संधि कितने प्रकार के हैं, तो संधि ऐसा नहीं है कि खोरठा में 5 प्रकार के होगा, नागपुरी में 5 प्रकार के होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको देखिए, यहाँ क्षेत्रीय भाषा भी कंप्लीट होते चल रहा है यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ लें। सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक से जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे वही आपको समझिए तैयारी करने की आवश्यकता है, तो वो आप देखेंगे, ठीक है, या नहीं तो समय मिलने पर आपको हो सकता है। लेकिन अभी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके ही हम यहाँ पर आप सभी का एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी कम समय में बहुत बड़ा सब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो हमको करवाना है, ठीक है। जो हो गया है उसका मैं एक क्लास डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते चलूँगा, ठीक है। जो नहीं हुआ है उसको अभी पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक। और सिलेबस जैसी अपडेट होता है तो टेस्ट सीरीज भी चालू कर देना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी, अभी आप लोग किसी भी प्रकार का राशि हमको नहीं भेजेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। देखिए, से विभक्ति जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन है अपादान, कर्ता कारक, करण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है। अब देखिए, से जो विभक्ति होता है वो अपादान कारक का और करण कारक, अपादान कारक का भी विभक्ति में से है और करण कारक का भी विभक्ति में से है। तो ये से मतलब साधन के रूप में जब आएगा तो कौन कारक लीजिएगा, अपादान आइए लीजिएगा या करण लीजिएगा, क्लियर। देखिए, अपादान में अभी हमने आपको बताया था, कोई भी चीज़ उससे अलग होता है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जब लगा हुआ है तो वह अलग हो जाएगा। जब जिसमें अलग हो जाएगा तो इसमें साधन तो कुछ नहीं हुआ, इसमें आप क्या साधन लिए, वो तो खुद ऑटोमेटिक हो चीज था, एक दूसरे से अलग हो गया। इसमें साधन कोई भी काम करने के लिए हम नहीं लिए, तो इसमें अपादान कारक तो ऑलरेडी नहीं होगा, अपादान कारक ऑलरेडी नहीं होगा, कर्ता कारक होता ही नहीं, संप्रदान तो होगा कौन, करण कारक। करण कारक में से विभक्ति जो आता है उस साधन के लिए आता है। कैसे, तो देखिए बता रहे हैं पेड़ कुल्हाड़ी से काटा गया, पेड़ काटा गया ना, किससे, कुल्हाड़ी से। तो पेड़ काटने के लिए साधन का कौन सा साधन लिया गया, कुल्हाड़ी लिया गया। तो इसमें कुल्हाड़ी साधन है, इसमें कुल्हाड़ी पेड़ काटने का एक साधन लाया गया है, ठीक है। देखिए, हम बाइक से परीक्षा देने गए, तो हम बाइक से, ये बाइक क्या है, साधन है, बाइक साधन है, किसका साधन, परीक्षा देने जाने का, ठीक है। तो जिसमें साधन के लिए से आया हो, वहाँ पर आप सीधे करण कारक को क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट है, नहीं डाउट है, क्लियर हो गया है डाउट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना जितना भी ग्रुप बनाए हैं सब में आज आपको बता देते हैं, एक कैंडिडेट को निकाल के आना है, आप लोग शपथ लीजिए, ठीक है। जितने लोग जुड़ रहे हैं एक भाई बहन को जोड़ना है, ठीक है, एक भाई बहन को जोड़ना है उसमें। और जितने लोग जोड़ रहे हैं, जो लोग भी जोड़ेंगे आज उनके लिए ऑफर है, उनका जो है टेस्ट सीरीज में 100 रुपये की छूट दे जाएगी, 100 रुपये की आपको छूट दे दी जा रही है। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, करण कारक में देखिए नोट्स वाले के लिए, करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर अपादान कारक के लिए से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर से का प्रयोग साधन करण कारक के लिए और अलग होने के लिए करण कारक है, क्लियर। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, ये प्रश्न क्लियर हो गया है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो
तो वो भाषा है 22। अभी तक यही प्रश्न आ रहा है और यही आंसर चल रहा है, ठीक है। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, बताइए। दिग्भ्रम किस संधि का उदाहरण है, क्लियर कीजिए। संधि भी पढ़ लीजिएगा, संधि भी क्लियर करवा दिया गया है आप सभी को। सबका नोट्स PDF जो जुड़ते हैं लोग उनको पर्सनली नंबर पर ये सारा वीडियो दे दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा, सब कुछ नोट्स और वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। और बाकी नए वीडियो जो है, जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनका क्लास कहाँ चल रहा है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको नंबर मिलता है, ग्रुप मिलता है, उसमें जा कर के आप डेली यहाँ पर PDF और डेली यहाँ पर लाइव टेस्ट और डेली यहाँ पर पूछने का भी सुविधा आपको दोनों देखने के बाद दिया गया है, ठीक है। तो अभी कभी अवश्य जुड़िएगा कम में। तो दिग्भ्रम को जब हम तोड़ते हैं तो आता है दिक और जोड़ होता है भ्रम। ये दोनों क्या है, तो दोनों का अंतिम इसका भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो जब दो व्यंजन वर्ण जुड़ेंगे तो उसको व्यंजन संधि हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये B इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला दिखेगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली अभी क्या थी बताइए भैया, बिल्ली अभी छत पर चिपकी हुई थी। बिल्ली अभी छत पर क्या हुई थी, चिपकी हुई थी। अब ये छत से कूद गई, ये छत से क्या हो गया, कूद गई बिल्ली। अब बताइए क्या हुआ, तो ये छत से अलग हो गई, ये छत से अलग हो गई कि नहीं हो गई। तो जिसमें किसी से कोई अलग होने के लिए से का प्रयोग कर रहा है तो किस में डालिएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट। आपादान कारक, आपादान कारक, क्लियर, क्लियर है ना। प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए 101 बार, एक दो बार ये नहीं, प्रश्न अलग होने वाला अपादान वाला बार बार आ रहा है, एकदम याद करके ही जाइएगा। चलिए अगला देखिएगा। जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया, भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, ठीक है। 14 सितंबर 1942, 14 सितंबर 1943, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया, ठीक है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया, ठीक है। जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए तो होता है जगत जोड़नाथ, जगत जोड़नाथ। दोनों व्यंजन, जिसमें दोनों व्यंजन आ रहा हो वो व्यंजन संधि में चला जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा, ठीक है। तो जगन्नाथ जो है आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला देखिए। गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है में कौन कारक है, गीता हाथ से मारती है, यहाँ पर गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन कारक है। तो देखिए कारक तो यहाँ पर चिन्ह से है, हाथ से मारती है गीता, तो मारने के लिए कौन सा साधन का प्रयोग कर रही है, हाथ प्रयोग कर रही है। गीता मारने के लिए कौन सा साधन लगाई है, कोई छड़ी से मारता है, कोई बेल्ट से मारता है, तो हाथ से मारती है, ठीक है। तो ये हाथ जो है किसके रूप में आया है, साधन के रूप में आया है ना। तो साधन के रूप में आया तो क्या आपको बताए हैं हम, करण कारक, क्या बताए हैं, करण कारक। तो करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी साधन से जब कार्य किया जाता है तो करण कारक। कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, सभी। राइट आंसर इसका सभी होगा, अंग्रेजी की भाषा, जर्मन की भाषा, फ्रेंच की भाषा। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, ठीक है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदा, देखिए आ रहा है, और जोड़ एव, दोनों स्वर हो जाएंगे, दोनों स्वर हो जाएंगे, देखिएगा तो स्वर संधि, क्या हो जाएगा, स्वर संधि, क्लियर है। अगला देखिए। ए रमेश, ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। अधिकरण कारक, विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, विभक्ति चिन्ह कारक का आज याद कर लीजिएगा सबको आप लोग। में पर, कर्ता ने, ठीक है, करण से, तो ये क्या हुआ, संबोधन। ए
ए, ओ, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, सब ये सब संबोधन क्या है? संबोधन कर रहे हैं, आप किसी को संबोधन कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, संबोधन हो रहा है। ठीक है, तो ये संबोधन हो गया। बुलाने के लिए किसी को संबोधन का प्रयोग करते हैं, ए जी, ओ जी, ए जी, हे, अरे, ओ, ऐसा कहते हैं। ये सब संबोधन चिन्ह है। संबोधन कारक में डालिएगा, एकदम सीधा संबोधन में डाल दीजिए। चलिए अगला देखिएगा। बंगाल